हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि हमने क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और मुझे इसे क्लास 9th का फिजिक्स नहीं बोलना चाहिए। एक तरह से आप समझिए कि फाउंडेशन फिजिक्स हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम फिजिक्स, मैंने ये बताया था आपको कि हम बस फिजिक्स सीखना शुरू कर रहे हैं। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको, आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स स्टडी है नेचर और उसके लॉज का। और गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि द लॉज ऑफ नेचर वाज रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि जो नेचर के लॉज हैं वो भगवान ने अपने हाथों से लिखा गणित की भाषा में, यानी कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। तो हमें मैथमेटिक्स सीखना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो हम फिजिक्स कभी भी उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते जैसा हम पढ़ना चाहते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं और उन्हें फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, वो फिजिक्स की वजह से नहीं होती है, वो गणित की वजह से होती है, मैथमेटिक्स की वजह से होती है। तो हम लोग चूंकि स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो कष्ट आपके भी जीवन में आए, आपके भी लर्निंग प्रोसेस में आए। तो हम लोग पहले ही मैथ का काम खत्म कर लेते हैं। अब देखिए, आपके मन में ये आ रहा होगा, या जो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उनके मन में ये आ रहा होगा कि सर गणित तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास में हमने पढ़ना ही गणित शुरू किया। तो बाबू, आपने जो गणित पढ़ा अभी तक, उस पर मुझे भरोसा है, पर्याप्त भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। मैं उन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जिसकी जरूरत फिजिक्स में होने वाली है, लेकिन आपने अभी तक नहीं पढ़ा। देखिए, गणित का अपना एक सिलेबस है, गणित अपने ढंग से पढ़ाई करवाता है। गणित में मान लीजिए ट्रायगोनोमेट्री की जैसे मैं बात करूंगा, ट्रायगोनोमेट्री फिजिक्स में यूज होता है, और ट्रायगोनोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ोगे। आपने अभी तक शायद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथ अपने हिसाब से पढ़ाई करवाता है, लेकिन फिजिक्स को जरूरत पड़ गई, तो इसीलिए फिजिक्स के जो अच्छे टीचर्स होते हैं या फिजिक्स के जो सीखने वाले होते हैं, उन्हें गणित सीखना ही पड़ता है। तो बस ध्यानपूर्वक आपको ये लेक्चर देखना है। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बात पहले मन में एकदम बैठा लीजिए। गणित के टीचर आपको यही चीज़ जब पढ़ाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, वो अलग बात है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बस इतना आपको अलजेब्रा सिखाना है या इतनी बातें करनी है जितना आपको फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। और मुझे मेनली सिखाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेनली क्या सिखाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमें 5 चीज़ें पढ़नी है बेसिक फिजिक्स के अंदर में। सबसे पहले हमें अलजेब्रा पढ़ना है, उसके बाद हमें ट्रायगोनोमेट्री पढ़ना है, फिर हमें थोड़ी सी बात करनी है किसके बारे में, हमें थोड़ी सी बात करनी है वेक्टर स्केलर के बारे में, जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। और फाइनली मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत बातें हम यूनिट डायमेंशन के बारे में करेंगे, और फिर हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है। तो मोशन आपके क्लास 9th का पहला टॉपिक होता है, लेकिन इसके पहले जो ये 4-5 टॉपिक्स मैंने अभी तुरंत बताया, अलजेब्रा, ट्रायगोनोमेट्री, वेक्टर स्केलर एंड यूनिट डायमेंशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है, उसे सीखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अलजेब्रा। आप सभी ने कभी न कभी जीवन में अलजेब्रा पढ़ा होगा। कोई भी बड़े बूढ़े जब आपसे मिलते हैं तो आप जब भी पूछते हैं कि अच्छा गणित पढ़ते हो, चलो a+b का होल स्क्वायर बताओ, पूछते हैं कि नहीं? एक बात बताइए, वो a+b का होल स्क्वायर कहाँ आता है, किस के अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर आता है। अलजेब्रा की पढ़ाई आपने क्लास 7th या 6th से शुरू कर दी होगी, आप अलजेब्रा से अच्छी तरह परिचित हैं। फिर भी अगर आपसे मैं पूछूं कि अलजेब्रा क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अलजेब्रा क्या होता है, बताइए अलजेब्रा क्या होता है? ठीक है, अगर एक एग्जैक्ट डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो आप 1 मिनट सोचने लगेंगे कि अच्छा अलजेब्रा होता क्या है। आज तक तो ये सोचा ही नहीं। अलजेब्रा में यूज करते हैं, XYZ यूज करते हैं, ये सब पता है, लेकिन अलजेब्रा क्या होता है ये आप तक नहीं है। सच में आपको पता है, वही बात अलजेब्रा है जो आप XYZ सोच रहे हो, वही अलजेब्रा है। कैसे? देखिए, अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो नंबर्स की जगह लेटर्स को यूज करता है। सिंपल सा वर्ड। देखिए, डिफिनीशन इसके अनेक डिफिनीशन हो सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा जो है गणित का एक ऐसा ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो नंबर्स की जगह लेटर्स को यूज करता है। समझ गए ना? नंबर जानते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, दीज आर द 10 लेटर्स। इन्हीं 10 लेटर्स से पूरा गणित का ब्रह्मांड बना हुआ है। गणित जो भी करता है इसी 10 लेटर्स में करता है, लेकिन अलजेब्रा जो है वो लेटर्स यूज करता है इंस्टीड ऑफ नंबर्स। वो लेटर्स क्या होते हैं? वो लेटर्स भी नंबर्स ही होते हैं। वो लेटर्स भी क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं। बाद में जब उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो नंबर ही निकलता है। वो लेटर भी नंबर ही है, लेकिन वो क्या करते हैं? लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो, 1 मिनट के लिए मैं कोई सिचुएशन देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, गणित पूछता है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने एक पेन बेचा, पेन बेच दिया 10 रुपीज, 10 रुपये में उसने एक पेन बेचा। और आपको कहा गया कि ये जो 10 रुपये में उसने बेचा, तो इसको बेचने में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ।
तो बताइए कि इसका रिटेल प्राइस क्या है, यानी कि कितने में उसने उसे खरीदा होगा, ये बताइए। उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 10 रुपी, प्रॉफिट कितना हुआ उसे 20%। तो बताइए कि इसका रिटेल जो उससे परचेजिंग प्राइस होगा, जितने में उसने उस पेन को खरीदा होगा, वो बताइए। तो क्या करते हो, इस सवाल को कैसे बनाओगे आप? अब आपके मन में तुरंत प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला आ गया होगा। लेट सपोज 1 मिनट के लिए सोचिए आपको फॉर्मूला पता नहीं है, आप जनरली क्या कहते हो, आप जनरली सोचते हो, इसको जो बनाने का जो करेक्ट मेथड है आप यही को सोचोगे कि लेट द रिटेल प्राइस इज लेट द परचेजिंग प्राइस इज एक्स। आपने खरीदने के प्राइस को एक्स मान लिया और फिर आपने ये माना, फिर उसको एक प्रोसेस बनाया, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स का 20% बराबर 10 रुपीज, ऐसे ही करके बनाओगे ना। समझ रहे हो ना बात मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं। तो यहां आपने क्या किया, वो जो पेन था उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा, एक नंबर होगा, 7 रुपीज 8 रुपीज, जो भी उसका प्राइस हो, एक प्राइस होगा। लेकिन आपने उस प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए एक लेटर का इस्तेमाल किया ना, अपने एक्स का इस्तेमाल किया ना, अपने वाई जेड कुछ भी आप इस्तेमाल किया ना आपने, तो ये अलजेब्रा हो गया। जहां भी आप नंबर की जगह लेटर यूज करते हो वो अलजेब्रा हो जाता है। समझ में आ गया हो? चलो बहुत अच्छी बात, ठीक। अलजेब्रा समझ में आ गया आपको। अलजेब्रा क्या है समझ में? अलजेब्रा गणित का एक ऐसा ब्रांच जो नंबर्स की जगह लेटर्स यूज करता है, जो नंबर की जगह लेटर यूज करता है। जहां कहीं गणित में जहां कहीं आप देखो कि नंबर की जगह लेटर यूज हो रहा है, समझ जाओ कि ये एक्स वाई जेड जहां आपको दिखने लगे, समझ जाना कि ये क्या है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ब्रांच है। अलजेब्रा बहुत छोटी बातों से बहुत बड़ी बातों तक को करता है, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन एक सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जहां भी नंबर की जगह लेटर, वहां पर क्या हो गया, अलजेब्रा। अब देखो, एक होता है इक्वेशन, अलजेब्रा समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। आप सभी ने इक्वेशन भी सुना होगा, इक्वेशन बनाया भी होगा, बिल्कुल आपको पता होगा इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन के अगर बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है, अभी मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो इक्वेशन तो पता होना चाहिए ना आपको कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन आपको पता होगा कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है। सच में कहा जाए, देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मैथमेटिक्स जो है ना, सच में एक लैंग्वेज एंड द परफेक्ट लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है और सच में कहा जाए तो दुनिया की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज मैथमेटिक्स, जिसमें इमोशंस का कोई कमाल नहीं। यही रीजन है कि फिजिक्स इसका इस्तेमाल करता है, फिजिक्स सब कुछ परफेक्ट करता है, इसीलिए उसने अपने लैंग्वेज के रूप में किसे चूज किया, मैथमेटिक्स को चूज किया। ओके, तो मैथमेटिक्स हमसे बात करता है और वो बात करता है। अब हम किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं हम कुछ, उसका स्टेटमेंट सुनते हैं। तो गणित भी आपको स्टेटमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैथमेटिक्स में इक्वेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जिसमें एक इक्वल का साइन होता है। यहां पर एक इक्वल का साइन होता है, इसके इस तरफ भी हम कुछ लिखते हैं, इस तरफ भी हम कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, अगर लेट सपोज मैंने लिखा x इक्वल टू वाई, अगर मैंने ये लिख दिया कि x इक्वल टू वाई, दिस इज एन इक्वेशन। यह एक इक्वेशन है, यह एक इक्वेशन है। समझ के बाद ये कह रहा है कि इस तरफ जो x है वो इस y के बराबर है। ये एक स्टेटमेंट है ना, है कि नहीं? ये एक स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू वाई। सोचिए, इसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, x इज इक्वल टू वाई, दिस इज एन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बना कि मैं x इज इक्वल टू वाई, एक स्टेटमेंट है ना, है कि नहीं है? तो ये एक स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। ये बात भी आप जानते होंगे कि इस तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताओ, LHS, यू नो इट। एंड इस तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, RHS। इस सब से तो आप लोग को आता होगा ना, ये सब तो आपको पता है ना। LHS में जो एडिशन में होता है, यानी कि जब हम साइड चेंज करते हैं, किसी को LHS से RHS में ले जाते हैं या RHS से LHS में लाते हैं, RHS से LHS में या LHS से RHS में लाते हैं। इस तरफ अगर एडिशन में है तो इस तरफ सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, इस तरफ अगर सब्ट्रैक्शन में है तो इस तरफ एडिशन में आ जाता है। यानी कि साइड चेंज होने पर एडिशन सब्ट्रैक्शन बन जाता है और सब्ट्रैक्शन एडिशन बन जाता है, पता है आपको। और अगर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ डिवीजन में चला जाता है, और इस तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ डिवीजन में चला जाता है, इस तरफ डिवीजन में है तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। ये सब तो आपको अच्छी तरह से पता है, इस पर मैं टाइम खर्च नहीं करूंगा। लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक बराबर का चिन्ह होता है, जिसके LHS में कुछ होता है, उसके RHS में कुछ होता है, और वो LHS और वो RHS बराबर होता है। वो LHS और RHS क्या होता है, बराबर होता है। पक्का? चलो, आप आई होप आपको इक्वेशन भी समझ में आया।
हमें मेनली समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या समझना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए उस पे जाने से पहले थोड़ी सी बातें मैं इक्वेशन के बारे में और करना चाहता हूँ। देखिए इक्वेशन जो है एक स्टेटमेंट है, और ये सच में अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिलेशन भी है। ये एक रिलेशन भी है जिसको सॉल्व करने पर आपको कुछ वैल्यूज मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एक मिनट के लिए सोचिए, मैंने लिखा 2x + 5 इज इक्वल टू 7। 2x + 5 इक्वल टू 7। दिस इज एन इक्वेशन। है कि नहीं? एक इक्वेशन, बराबर का चिन्ह भी है और दोनों तरफ कुछ कुछ है भी। तो ये इक्वेशन हो गया बाबा, ये इक्वेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा x + 5/3, ये एक इक्वेशन है या नहीं है? एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक इक्वेशन है या नहीं है, क्या होगा आंसर? नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक इक्वेशन। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक इक्वेशन है। एक्सप्रेशन, अब देखिए यहीं पर कोई आपसे पूछे, इक्वेशन होने के लिए बराबर का चिन्ह होना चाहिए और उस तरफ भी कुछ होना चाहिए। इसी में से मैं लिखता x + 5 + 3 = 7, तो ये एक इक्वेशन हो जाता। लेकिन अगर मैंने ये नहीं लिखा तो ये एक्सप्रेशन है। आया समझ में? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। एक्सप्रेशन में बस एक टर्म होता है, इक्वेशन में दोनों तरफ एक्सप्रेशन होते हैं और बीच में एक बराबर का चिन्ह होता है, तब वो इक्वेशन बन जाता है। ओके चलिए ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन देखिए ये एक रिलेशन बता रहा है, इस तरफ का और इस तरफ का LHS और LHS बराबर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे इस x की वैल्यू पता चल जाएगी। सोच के देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, आप सभी को ये सॉल्व करना आता है, तो मैं लिखूंगा 2x = 7 - 5, क्योंकि ये एडिशन में इस तरफ जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा x = 2/2 = 1। क्या मुझे x की वैल्यू मिल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई बाबू? यानी यहाँ जो x है वो जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू 1 होगी। अभी मैंने तुरंत क्या बताया कि अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो नंबर के जगह लेटर का यूज करता है। तो ये x इस 1 के जगह रखा हुआ था, तो ये x एक नंबर ही था ना, ये x 1 ही था ना। समझ के बात? यही कमाल है, यही करता है अलजेब्रा, वो नंबर के जगह लेटर का यूज करता है। और वो इक्वेशन जो होता है, वो जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करने पर आपको अननोन का मतलब पता चलता है। ये x क्या है? ये अननोन है। हमें क्या पता इस x के जगह क्या होगा? इसको मैंने सॉल्व किया तब ना मुझे पता चला कि यहाँ 1 होगा। हमें क्या पता इस x की वैल्यू क्या होगी? जब मुझे सॉल्व किया तो मुझे इसका वैल्यू मिला। इट मीन्स दिस x इज अननोन। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो इसे एक वर्ड भी कहा जाता है। आप पढ़ोगे तो वेरिएबल्स, आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने लिखा 5, इट मीन्स 5। मैंने लिखा 4, इट मीन्स 4। लेकिन मैंने लिखा x का मतलब कुछ भी हो सकता है। 5, 4, 3, 7, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, -200, कुछ भी हो सकता है। x तो वेरिएबल है, उसको तो फाइंड आउट करना होगा। समझ गए ना? जो वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू हमें निकालना होता है, और वो निकालते हैं हम किसकी मदद से? इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक्स के रूल्स को यूज करके, तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो आफ्टर सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी कि क्या हुआ? इक्वेशन एक रिलेशन दे रहा है आपको, और जब उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको अननोन का वैल्यू आ रहा है। आपको क्या आ रहा है? अननोन की वैल्यू आ रही है। पर एक बात याद रखना, ये लाइन एकदम आज से तुम जीवन में जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। गणित में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। आज जो लैंग्वेज मिल रहा है, आज जो आपको सिखा रहे हैं ना, जो नॉलेज आपको आज मिल रहा है, वो गणित और मैथ दोनों के लिए है। फिजिक्स वाले का यही होता है, उसे दोनों पढ़ाना पड़ता है, मैथ भी और फिजिक्स भी दोनों पढ़ाना होता है। चलिए ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिए कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है, तो अभी मैंने तुरंत क्या बताया कि इक्वेशंस होते हैं रिलेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अननोन की वैल्यू पता चलती है। यही एकदम फैक्ट बात है। लेकिन याद रखना, एक इक्वेशन से आपको एक ही अननोन का वैल्यू पता चलेगा। अगर आपके पास 2 इक्वेशन हो तो आप 2 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो तो आप एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूं। यहां एक बात बताओ,
इसी को मैं इसी को देखिए, इसी इक्वेशन को जरा गौर से देखिए। इसे मैंने इरेज कर दिया, 12वीं बात क्यों लिखे, थोड़ा सा बचा लेते हैं। चलिए इसी को जरा गौर से देखिए, 2x + 5 = 7। दिस इज एन इक्वेशन, यू नो इट। ये एक इक्वेशन है, प्लस का साइन भी है, LHS RHS भी है, तो ये एक इक्वेशन है। यहां से अगर मैंने अभी तुरंत x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, बिल्कुल आपने अभी तुरंत देखा था, मुझे x की वैल्यू 1 मिल गई। इट मीन्स आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अननोन को मैंने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, कोई आदमी मुझे कहता है, यहां पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं। किसी ने कहा कि x + 2y = 10, x + 2y = 10, सॉल्व इट। आपको बताइए कि x क्या होगा और y क्या होगा, क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यहां पर था, यहां पर आपने बता दिया x की वैल्यू, लेकिन यहां अगर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां 2 अननोन है। कितने अननोन है? 2। और इक्वेशन कितने हैं? एक इक्वेशन से कभी भी 2 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। अगर 2 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको 2 इक्वेशंस लाना होगा। समझ में आया? कितने इक्वेशंस लाने होंगे? 2 इक्वेशंस लाने होंगे। जितने अननोन उतने इक्वेशंस। आया समझ में? तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको एक ही अननोन की वैल्यू देगा। अगर आपको 2 अननोन, सवाल ने आपको 2 अननोन दे दिए तो 2 इक्वेशन भी आपको फाइंड आउट करना होगा। सवाल में दिया होगा कैसे न कैसे करके मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको 2 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन अगर है तो 3 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन से 3 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। यानी जितने अननोन उतने इक्वेशंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, समझ गए? सवाल जब हम बनाने जाते हैं तो हमें इक्वेशन ढूंढना पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सवाल अगर हमसे 2 अननोन पूछ रहा है तो सवाल 2 इक्वेशन भी दिया होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सवाल को पढ़ करके कुछ भी करके, लेकिन 2 इक्वेशन ढूंढने पड़ेंगे। तो इस बात को आज से माइंड में बैठा लीजिए कि एक इक्वेशन से हमें एक ही अननोन का वैल्यू फाइंड आउट, एक इक्वेशन से हमें एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अगर 2 अननोन्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, अगर 3 अननोन है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन उतने इक्वेशंस। ओके, चलिए बहुत बात। तो इक्वेशन से वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी पता चल गया। अर्थमेटिक करना है, अर्थमेटिक के रूल्स, जो जोड़ घटाव गुना भागा के रूल्स हैं, जो बोर्ड मास के रूल्स हैं, उसे यूज करना है। LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये सारी रूल्स को, बस अर्थमेटिक के सिंपल रूल्स आप यूज करोगे और इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। लेकिन याद रखना, एक इक्वेशन से एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए। चलो यहीं पर अगर मान लो कि इसका एक और आपने बनाया भी होगा, इसका एक और वैल्यू दिया रहता, लेट्स सपोज दिस इज 1 इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन सेम दिया रहता कि मान लो कि 2x + 3y = 15। तो अब आप सॉल्व कर लो इसको, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सॉल्व कर सकते हो। देखो इसी को मैं सॉल्व करूं, यहां से कुछ भी करूंगा, ये तो आपको पता है ना 2 वेरिएबल्स वाले हो गए, तो 2 इक्वेशन होगा तभी ना सॉल्व कर पाओगे। आया ना समझ में? चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात, आप लोग तो ब्रिलियंट है ऐसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम पढ़ते हैं वो जो हम पढ़ने आए हैं। अभी तक तो हमने जो भी बातें की वो मेरा पढ़ने का, हम लोगों का पढ़ने का लक्ष्य नहीं था। हम लोग को पढ़ना वो है, वो हम अब ला रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वो जो हमें पढ़ना है, और हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हमें ये देखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और हमें ये भी देखेंगे कि फिजिक्स में इसका यूज क्या है, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, वो भी हम देखेंगे। बस ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है, किस मामले में यूनिक होता है, क्या डिफरेंस है अदर इक्वेशन से, ये कैसे अलग होते हैं? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन एक ही होता है, एक इक्वेशन होता है, एक अननोन होता है, लेकिन उसकी वैल्यूज 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन होता है, एक अननोन होता है, लेकिन 2 वैल्यूज होती है, यानी उसकी वैल्यूज 2 होती है। ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या बात हुई, तो इस बात को अभी पहले मन में बैठा लो और मैं इसे दिखाऊंगा फिजिक्स में इसका क्या यूज है। तो पहले बैठा लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक इक्वेशन है, एक अननोन है। इट मींस वैल्यू फाइंड आउट होगी, लेकिन इसकी एक वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसका यूज फिजिक्स में कैसे होता है थोड़ा सा हम ये पढ़ ले, फिर हम लोग वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे।
चलो बहुत अच्छे, थोड़ा सा हम लोग यूज देखते हैं। देखो थोड़ा सा एक सिंपल सा रूल जो आप कुछ दिन के बाद आप पढ़ोगे ही, तो मैं उसी से रिलेटेड ले रहा हूँ। लेट सपोज ये एक छत है, एक छत है, इस छत पे एक बालक, इस छत पे एक बालक यहां पर खड़ा है एकदम बढ़िया से, और इस बिल्डिंग की हाइट यहां से h हाइट की बिल्डिंग पर एक बालक खड़ा है, और हमने एक गेंद को यहां से फेंक दिया ऊपर की तरफ। हमने इस गेंद को क्या किया बाबू, ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये गेंद ऐसे जाएगा और फिर ऐसे वापस आ जाएगा। दिस इज द जर्नी ऑफ बॉल। बॉल ऐसे ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अरे किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो नीचे गिरता है, न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशन का लॉ, पता है ना? वेरी गुड। हमने, ये हमारा बालक है चिंटू या चुन्नू, दिस इज माई बालक चुन्नू, ये हमारा बालक चुन्नू, ये खड़ा है इस छत पर, ये हमारा चुन्नू। ठीक, हमने चुन्नू से पूछा कि चुन्नू ये बताओ कि h हाइट पर गेंद, हमने चुन्नू को क्वेश्चन पूछा, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं तब आपको थोड़ा ज्यादा फीलिंग आएगा। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल इज एट हाइट h। हमने चुन्नू को ये क्वेश्चन दिया कि चुन्नू वो समय निकालो, वो समय बताओ, तुम तो देख रहे हो ना, तो बताओ वो समय बताओ जब ये बॉल h हाइट पर है, यानी कि इस हाइट पर है। तो चुन्नू ने हमसे कहा कि भैया 2 टाइम है ऐसा, 1 टाइम नहीं। एक बात सोच के देखो, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम। तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम। आपको क्वेश्चन क्या है कि वो टाइम बताओ जब गेंद h हाइट पर है, वो टाइम बताओ जब गेंद h हाइट पर है। तो गेंद जब h हाइट पर है तो गेंद तो h हाइट पर 2 बार है, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। सोचो ये h हाइट है, तो एक बार गेंद जाते वक्त भी यहां आया होगा और एक बार गेंद आते वक्त भी यहां आया होगा। तो h हाइट पर गेंद कितनी बार आया? 2 बार आया ना। और टाइम अननोन कौन है? टाइम। यू हैव टू फाइंड द टाइम। आपको और कुछ नहीं, अननोन तो एक ही है। मैं इससे क्या पूछ रहा हूं? टाइम पूछ रहा हूं। टाइम एक सिंगल अननोन हुआ ना, लेकिन उस अननोन की कितनी वैल्यूज है? यहां पर 2 वैल्यूज है। तो यहां जो रिलेशन बनेगा वो एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें क्या होंगे, जिसमें अननोन एक ही होगा लेकिन उसके वैल्यूज 2 होंगे। और ऐसे इक्वेशन को ही कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो आप तब कब फाइंड आउट कर पाओगे? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े रहोगे। तो समझ में आया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए पढ़ना क्या है? नेसेसरी है। देखिए जरा सिचुएशन को कितना अच्छा है। तो यानी कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? आते रहना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप बड़ा अच्छा बात है। वैसे इसका डिफिनीशन जो है वो अपना है। हमें ये समझना है कि वन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने इक्वेशन होते हैं? 1 इक्वेशन, 1 अननोन। अननोन भी कितने? 1 अननोन। तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा इक्वेशन मुझे ढूंढना भी नहीं है। बट 2 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यूज। ऐसा इक्वेशन जो होगा वो होगा कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ठीक है। देखिए ये सारी बातें आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा बाबू। नोट उट कोई नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नोट अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा इस बीच में व्यस्त हूँ, लेक्चर आ रहा है वही बहुत है, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। तो थोड़ा सा ये नोट आप लिखते चलिएगा साथ में, यहीं से लिखिए ना, क्या दिक्कत है इसमें, मैं क्या नोट दूंगा। चलिए ये तो हो गई बात। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है और वो फॉर्म है ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, जनरल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन आपको दिखे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। लेकिन यहां कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है?
यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, 4 शर्तें हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन, तब ना उसे सॉल्व करोगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कौन, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हेयर क्या क्या होना चाहिए, शर्तें क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहला शर्त है ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहला शर्त, नंबर 1 शर्त, जो ए बी सी होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ भी कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ भी कोई नंबर, यहाँ भी कोई नंबर होना चाहिए। तो ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, पहला। दूसरा शर्त है हमारा, दूसरा शर्त है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो चलेगा, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। बी जो है वो 0 भी हो सकता है, सी 0 हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है, बट ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तीसरी बात है एक्स इज अननोन। एक्स क्या होना चाहिए, एक्स ही क्या है, सॉरी एक्स इज अननोन। एक्स क्या है, अननोन है, एक्स अननोन होना चाहिए। और चौथी बात, मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स शुड बी 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये शर्तें हैं। ये अगर 4 बातें आपको दिख रही है किसी इक्वेशन में, तो आप समझ जाओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस सबसे पहले तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। a शुड नॉट बी 0। सबसे पहले तो ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। x अननोन है, x की वैल्यू मुझे पता नहीं, इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। और जो अननोन है, जो x है, जो अननोन है, उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यूब अगर आ जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसका अलग दुनिया हो जाता है, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, उस पर हमें नहीं जाना। तो ये 4 बातें अगर कहीं पर हैं तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे इसे सॉल्व करना है। यानी कि मुझे अब आपको पता है यहाँ x की 2 वैल्यूज होगी, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी वैल्यूज होती हैं, 2। तो मुझे दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x की 2 वैल्यूज होंगी, वो दोनों वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगी, सवाल उठता है कैसे फाइंड आउट होगी। तो इसे मैं इरेज कर दूं, इसे तो हम लोग जब मोशन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ये कि कौन कौन सा टाइम होगा, ऐसे बहुत से सवाल हम लोग करेंगे। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करें हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जो x होगा उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहाँ देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं सीधे फार्मूला लिख रहा हूँ। गणित वाले इसके अनेक मेथड, 4 मेथड्स होते हैं इसको बनाने के, फैक्टराइजेशन मेथड, फलना चलना, अनेक तरह के मेथड्स होते हैं, उस पर मुझे नहीं जाना। मुझे एक सिंपल सा सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको यूज करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर होगा -b ± √b² -4ac upon 2a. This is the solution of quadratic equation. This is the solution of quadratic equation. अब आप कहोगे कि सर अभी आपने तुरंत कहा कि 2 वैल्यूज होंगी, आप तो इसमें एक ही वैल्यूज दिखा रहे हो, इसमें तो x का एक ही वैल्यूज दिखेगा ना। तो मैं कहूँगा नहीं बाबू, थोड़े से नज़र को तेज कीजिए और आप देखोगे तो इसमें आपको 2 वैल्यूज दिख रही होंगी। एक बार मैं प्लस यूज करूंगा, एक बार मैं माइनस यूज करूंगा। देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, एक बार मैं प्लस यूज करूंगा, एक बार मैं क्या यूज करूंगा, माइनस। तो जब मैं प्लस यूज करूंगा तब फिर कुछ वैल्यू मिलेगा, और जब मैं माइनस यूज करूंगा तो फिर कुछ वैल्यू मिलेगा। तो 2 वैल्यूज हो गए ना, अरे हुए कि नहीं हुए, 2 वैल्यूज हो गए ना, समझ में आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, या एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक अननोन होते हैं लेकिन उसकी वैल्यूज 2 होती हैं। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c शुड बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x इज अननोन एंड मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन शुड बी 2। 2 से अधिक पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 से अधिक होगा तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये याद रखना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर
मैंने कहा कि इसके दो वैल्यूज मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, एक बार प्लस यूज करोगे तो एक वैल्यू मिलेगा और एक बार माइनस यूज करोगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा। यानी कि यहाँ पर मैं इसको अगर चाहूँ तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं कहूँ तो x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक मान लेते हैं x1 और एक मान लेते हैं x2। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जब मैंने प्लस यूज किया। और दूसरी वैल्यू कब मिलेगी, x2। x2 क्या होगा, x2 होगा -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो बाबू दो वैल्यूज मिल गए ना, एक बार मैंने प्लस यूज किया तब एक वैल्यू मिला और एक बार मैंने माइनस यूज किया तब एक वैल्यू मिला। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे तो आपको दो वैल्यूज मिल गए। ठीक है, ओके, दो वैल्यूज आपको मिल गए। जब आपने पॉजिटिव यूज किया तो एक वैल्यू मिला और जब आपने निगेटिव यूज किया तो दूसरा वैल्यू मिला। चलिए बहुत अच्छा। अब जरा एक और बात यहाँ पर, यहीं पर हम नीचे में लिख देते हैं। यहाँ पर एक जनरल सा टर्म होता है, दो चीज़ें आपको और याद रखनी है जो कि मैं चाहूँगा कि आप याद रखो। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो आपको रूट के अंदर दिख रहा है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ आपको दिख रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनांट। ये कहलाता है क्या, डिस्क्रिमिनांट, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग डी से। इसे किससे डिनोट करते हैं, डी से। दिस डी इज कॉल्ड, इस डी को अगर मैं कहूँ क्या कहा जाता है तो ये है डिस्क्रिमिनांट। दिस इज डिस्क्रिमिनांट। ये डी है डिस्क्रिमिनांट, ये डिस्क्रिमिनांट है जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पर देखेंगे आप कई जगह पे फॉर्मूला लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है रूट अंडर डी। तो आपको ये नहीं करना है कि सर ने मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा दिया और यहाँ पर तो मुझे डी दिख रहा है। तो वो डी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्क्रिमिनांट है, डी है और डी का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके ठीक है, ये एक वर्ड याद रखना है। दूसरा याद ये रखना है कि ये जो x1 और x2 आपको दो वैल्यूज मिले, ये जो आपको क्या मिले, x1 और x2 आपको ये जो दो वैल्यूज मिले, तो अगर मैं कहूँ तो जो ये x1 और x2 का अगर मैं गुना करूँगा, दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, और अगर मैं x1 और x2 को जोड़ूंगा, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो x1 और x2 को जब आप गुना करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा c अपॉन a। अब आपको ये c क्या है सर, तो बाबू देखो c वो कांस्टेंट है। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो ना जिसमें x नहीं है वो c है। ये याद रखना, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है वो क्या है, a है, जो x के साथ है वो b है, और जो किसी के मतलब जिसके साथ अननोन नहीं है, कोनो पावर के साथ नहीं है, वो क्या हो गया, c हो गया। तो अगर आप x1 प्लस x2 करो तो ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे कि अगर जो मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, तो दोनों वैल्यूज को अगर आप गुना करोगे तो c अपॉन a मिलेगा, प्लस साइन के साथ, याद रखना यहाँ प्लस होगा। प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, और x1 और x2 का सम जो होगा वो माइनस b अपॉन a के बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको अच्छे से ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटर ढंग से, और हम एक एग्जाम्पल लेकर, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको इसे समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने क्वाड्रेटिक आपने ले लिया होगा। तो मैं इसे अब आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा हाँ, एक और बात बाबू, यहाँ पर एक और बात है जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये जो डी है, ये जो डी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये डी, यहाँ देखो, अगर ये डी पॉजिटिव हो, अगर ये डी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वैल्यू निकलेगा और x1 और x2 अलग अलग होंगे। सीधी सी बात है। पहला केस, अगर d क्या हो, d समझ गए ना, d मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो पॉजिटिव हो तो वैल्यू निकलेगा और x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर d क्या हो, 0 हो, तो वैल्यूज निकलेगा और x1 और x2 बराबर बराबर होंगे। x1 और x2 क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और अगर d निगेटिव हो जाए, अगर d क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो सॉल्यूशन जो होगा
इमेजिनरी हो जाएगा। उस पर हमें अभी बात नहीं करनी, ये गणित वालों को सोचने दो। ये गणित वाले पर सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाता है, अलग दुनिया हो जाती है उसको, तो उसको छोड़ दो। हमें तो इन्हीं दोनों में रहना है भाई। डी जब पॉजिटिव होगा, डी जीरो होगा। अब आपको कैसा अगर डी निगेटिव आ गया तो भाई फिजिक्स में कभी निगेटिव नहीं होगा, फिजिक्स हमेशा या तो पॉजिटिव देगा या जीरो देगा। तो आप इतना ही याद रखो कि अगर पॉजिटिव है तो दो वैल्यूज निकलेंगे, दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगे, और अगर जीरो है तो दो वैल्यूज निकलेंगे, दोनों सेम सेम होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इन सारी बातों को जो हमने समझाया, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम इन सब को अप्लाई करना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ देखना शुरू करते हैं कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो सच भी होती हैं या नहीं, या ऐसे ही हो जाती हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इक्वेशन हम लेते हैं। तो यहाँ मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 7x 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना, ये जनरल फॉर्म। एक बात बताओ, यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। a आपको क्या दिख रहा है, क्या a आपको 3 दिख रहा है? अरे दिख रहा है बाबू, a आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। b आपको क्या दिख रहा है, देखो b के जगह पे x के साथ कौन है, प्लस 7 है, तो 7 हो गया। और c के जगह आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब आपको क्या करना है, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इतना से बढ़ने से अच्छा है हम क्या करते हैं ना, d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो हमने क्या किया, d की वैल्यू, चलो b स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4 इंटू 4 दैट इक्वल टू 49 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 माइनस 48। इट मीन्स d शुड बी इक्वल टू 1। d इज 1। d किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमें अब दो वैल्यूज चाहिए। अरे आया समझ में, d निकाल लिया हमने, और हमें दो वैल्यूज चाहिए, x1 और x2। तो x1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a। आया समझ में? मैंने रूट डी क्यों कर दिया, समझ में आया ना बुआ? क्योंकि डी के जगह मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डी समझ लिया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे डालो 7 का बी के जगह 7 तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस रूट 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा 3। तो सेट बी इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1, माइनस 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 6 दैट इक्वल टू माइनस 1। देखो एक वैल्यू क्या निकल गया -1, और दूसरी वैल्यू मैं निकालता हूँ x2 मैं निकालूंगा। तो सिमिलरली मैं थोड़ा सा तेजी में कर देता हूँ। तो b के जगह मैं -7 ले लूँ, अरे माइनस b के जगह -7 और माइनस रूट d का वैल्यू √1 डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा। -7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इक्वल टू -8 अपॉन 6 दैट इक्वल टू -4/3। दिस इज द सेकेंड वैल्यू। तो देखो आपको कितने वैल्यूज मिले x के, दो मिले, एक -1 और एक -4/3। आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी x के दो वैल्यूज मिले, आपको मिले कि नहीं मिले बताओ? तो यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी तरह से आप उसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब अगर आपको चेक करना हो कि सर x1 x2 को गुना कीजिए तो c/a आता है या नहीं, ये फार्मूला जो मैंने बताया आपको, अगर ये हो रहा हो कि ये आता है या नहीं और ये आता है या नहीं, इन दोनों को अगर आपको चेक करना हो तो आप एकदम आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 -1 दोनों को गुना करते हैं पहले, -1 इंटू इसका -4/3 -4/3 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4/3 आया। देखो तो C4 है ना, अरे आया, देखो C4 है ना, और देखो A होना चाहिए ना, A3 है, देखो आ गया 4/3 दैट इक्वल टू C/A है ना रे। तो यही तो मैंने कहा था कि जब आप x1 इंटू x2 करोगे तो आपको किसके बराबर आ जाएगा, C/A के बराबर आ गया ना। उसी तरह जोड़ के भी देख लो, आ जाएगा -B/A। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी आए तो हमें इसी तरह से उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे हमें सॉल्व कर लेना है। आगे अगर हम बात करें
एक और, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे और एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ये बड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। जब पॉजिटिव हो तो दो वैल्यूज मिलेंगे, दोनों अलग अलग मिलेंगे। जब जीरो हो तो दोनों वैल्यूज सेम सेम मिलेंगे। इस पर भी मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। और निगेटिव हो तो इमेजनरी हो जाएगा, जो कि हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो वो भी कर लेंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा, आई होप। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स सा है। कुछ दिन तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स करना ही पड़ेगा। और आई होप आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से जानते होंगे तो आपको बहुत कुछ तो इसमें से पता ही होगा। बहुत कुछ क्या, सारी बातें पता ही होंगी। गणित वाले पढ़ाते हैं तो इससे ज़्यादा ही बातें पढ़ाते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं चलूँ तो अगला एग्जाम्पल, चलिए 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं और वो हो गया 3t² - 60, 3t² - 60 + 3 = 0। अब जरा इसमें देखो, इस इक्वेशन को देखो, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए। क्या आपको एक अननोन दिख रहा है? बिल्कुल, t दिख रहा होगा, एक ही अननोन है, बिल्कुल सही है। क्या उस t पर मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, ABC आपको दिख रहा है? बिल्कुल। क्या a 0 है? नहीं है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये x एक अननोन है, अननोन का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी दो बातें होंगी। ABC भी दिख रहा है हमको, आपको सब कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, और a 0 नहीं है। तो अब जरा इसमें हम ABC लिख लेते हैं। a के जगह हम क्या लिख लेंगे? 3, b के जगह क्या लिख लेंगे? -6, और c के जगह क्या लिख लेंगे? 3। अब आप कहोगे सर b के जगह -6 क्यों लिखा आपने? तो बाबू यहाँ ax² + bx था ना, लेकिन यहाँ माइनस साइन दिख रहा है, इट मीन्स b का वैल्यू क्या है? -6 है। इतना मैथ तो आपको आना चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? d फाइंड आउट कर लेंगे। चलो d फाइंड आउट कर लेते हैं। d बराबर क्या होगा? b² - 4ac मीन्स -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह 3 और c के जगह 3, तो डैट इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36 और -36 डैट इक्वल टू 0। यानी d की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 0। और मैंने कहा था d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो दो वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। तो मैं पहले x1 निकालता हूँ। x1 = -b, तो माइनस, अब b के जगह -6। ये बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बड़ा ख्याल रखना बाबू। -6 + √0 अपॉन 2a, 2a की जगह 2 × 3, तो डैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6, अरे ये +6 हो जाएगा। और 0 का √0, और जुड़ने घटने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 6/6 डैट इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप माइनस साइन भी डालो तो क्या फर्क पड़ता है? 0 के जुड़ने या घटने से क्या होता है? यानी x1 और x2 दोनों क्या होगा? 1 के बराबर होगा। समझ में आया ना? यानी d की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो x1 और x2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज तो हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम है। आया समझ में? तो ये भी एक है। समझ गए? साइन का बड़ा ख्याल रखना है। साइन का आप जितना बेटर ख्याल रखोगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा। समझ गए? जैसे कि एक इक्वेशन और हम ले लेते हैं। यहाँ जगह है ही तो मैं इसे इरेज करने क्यों जा रहा था। चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे सपोज करने के लिए y² - 3y - 4 = 0। अब जरा यहाँ देखो, मैं चाहूँगा कि इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करो। अब एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक है या नहीं? बिल्कुल। ax² bx c आपको दिख रहा है, abc कांस्टेंट भी आपको दिख रहा होगा। अब आपको सर इसमें तो a है ही नहीं। अरे है ना, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं आपको। a 0 नहीं है, तो हो गया ना। मैक्सिमम पावर 2 है। सारी बातें जो मैंने 4 बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने के लिए, वो चारों बातें फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। अब इसको क्या करो? सॉल्व कर लो आराम से। सबसे पहले तो d फाइंड आउट करो। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा? तो आप जानते ही होंगे, d बराबर हो जाएगा b² यानी -3 का स्क्वायर 9, अब -4, a की जगह क्या हो जाएगा? 1, और c की जगह पे क्या हो जाएगा? -4, तो डैट इक्वल टू हो जाएगा 9 और माइनस प्लस 16 डैट इक्वल टू 25। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई। और अब आप सॉल्व कर लो। x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस साइन के साथ b लोगे तो -3। यही साइन का ख्याल रखना है। √d के जगह √25 अपॉन 2a के जगह 2 इंटू a के जगह पर 1, तो 1 डैट इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस, तो 3 + 5/2 डैट इक्वल टू 4। ये 4 हो गया। और x2 अगर आपको देखना है तो फिर आप लो -3 माइनस √25 अपॉन 2 × 1, अरे 2 × 1 लिख ले, कोई बात नहीं,
तेरे दिल को जिससे संतोष हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इक्वल टू -1। तो जरा ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पर सोच के देखो, ये जो दो वैल्यूज आए ना, इसको पुट करके एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। सोचो तो यहाँ 4 पुट करो तो 4 4 जा 16। सोच के देख, एक मिनट के लिए हम सोच के देखते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो रहा, एक मिनट के लिए करके ही देखते हैं। जब कर ही रहे हैं तो करके ही देख लेते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं। चलो पुट करो यहाँ पर, एक बार 4 पुट करो, 4 4 जा 16 माइनस वाई की जगह फिर पुट करो -3 4 जा 12 और फिर -4 तो है ही, ये 0 है क्या देखो तो, हाँ 12 एकदम 0 है ना, हो गया। एक बार -1 पुट करके देखो, -1 का स्क्वायर करो, -3 में फिर -3 अब वाई की जगह फिर -1 पुट करो, अब -4 शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैल्यू पुट करो। देखो तो ये -1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -4 सॉल्व करो तो देखो 3 1 4 -4 0 तो आया, करेक्ट है ना, आया समझ में। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपने अलजेब्रा क्या होता है ये समझा, फिर आपने ये समझा इक्वेशन क्या होता है। एक इक्वेशन से एक ही अननोन मिलता है, जितने अननोन उतने इक्वेशंस ढूंढने होंगे। और फिर मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन होता है जिसमें अननोन तो एक ही होते हैं लेकिन उसकी वैल्यूज दो होती हैं। उसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, abc कांस्टेंट होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए, अननोन का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी शर्तें होंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया कि -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। मैंने कहा b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और अगर वो डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव हो तो दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों अलग अलग होंगी। अगर वो डी 0 हो जाए तो दो वैल्यूज मिलेंगी, दोनों सेम होगी। और अगर वो निगेटिव हो जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, उस पर हमें नहीं जाना है, मेरे फिजिक्स में वो कभी होगा ही नहीं, ठीक। और मैंने ये बताया कि x1.x2 यानी x1 और x2 यानी जो दो वैल्यूज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों को जब आप गुना करोगे तो वो c/a के बराबर हो जाएगा, और x1 + x2 जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। ये भी आपको याद रखना है। ये यूज जब होगा तो मैं बता दूंगा कि यूज हो रहा है, इसे याद रखना है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 3 एग्जांपल्स दिखाए, उसे मैंने सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर फिर आएगा जिसमें हम बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। देखिए बेसिक्स मैथ है ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्केलर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सी यू सून, बाय बाय।